प्रिय छात्रों नमस्कार। लर्निंग विद योगेंद्र में मैं योगेंद्र शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। क्लास 12th की फिजिक्स में फिजिक्स जो है दो पार्टों में बटा हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में जो हम लोग चर्चा करेंगे वो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के विषय में चर्चा करेंगे, और इसमें सबसे अधिक जो चर्चा होगी वो आवेश के बारे में। पार्ट 2 में प्रकाश के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा पार्ट 1 में जो सबसे पहली यूनिट है हमारी जो, वो है स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो अर्थात आवेश, स्टैटिक मतलब स्थिर। अर्थात स्थिर वैद्युतिकी का अर्थ क्या हुआ कि इसमें स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। इसमें जो है स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। तो आप स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा भी लिख सकते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। देखिए, जो स्थिर वैद्युतिकी जो है ये विद्युत चुंबकत्व के अंतर्गत आता है, विद्युत चुंबकत्व के अंतर्गत आता है। विद्युत चुंबकत्व को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला आपका है स्थिर वैद्युतिकी, दूसरा चुंबकत्व, तीसरा है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे, तीसरा है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे। देखिए, स्थिर वैद्युतिकी में जो आवेश होता है वो स्थिर होता है। आवेश जो होता है वो स्थिर होता है। जब आवेश स्थिर होगा तो उसका वेग क्या होगा? शून्य होगा। आवेश स्थिर होगा तो उसका वेग क्या होगा? शून्य होगा। चुंबकत्व में आवेश जो है, चुंबकत्व वाले टॉपिक में आवेश नियत वेग से गतिमान होता है। अब जब आवेश नियत वेग से गतिमान होगा तब उसका वेग भी क्या होगा? नियत होगा। अर्थात कांस्टेंट होगा। तब त्वरण क्या होगा? आपका शून्य होगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो आवेश होता है वो लगातार चलता रहता है, गतिमान होता है। इसमें जो आवेश होता है वो गतिमान होता है। जब आवेश गतिमान होता है तो उसका वेग नियत नहीं होता है, अर्थात उसका त्वरण भी 0 नहीं होता। स्थिर वैद्युतिकी में सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो आवेश के ऊपर करेंगे कि आवेश होता क्या है। तो किसी वस्तु का वह गुणधर्म है। आवेश क्या है? किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जिसमें यह वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा इसके प्रभावों का अनुभव करता है। इसकी हम परिभाषा दूसरे हिसाब से भी दे सकते हैं कि वस्तु की वह मूलभूत विशेषता जिसकी वजह से वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव दिखाई देते हैं। आवेश को समझने से पहले हमें द्रव्यमान को समझना होगा। द्रव्यमान, अगर हमारे पास द्रव्यमान है तो हम किसी बल का अनुभव करते हैं। अगर द्रव्यमान है तो द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान के कारण हम बल का अनुभव करते हैं, और उस बल को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अर्थात
द्रव्यमान के कारण हम गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वीय क्षेत्र का अनुभव करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार द्रव्यमान के कारण हम गुरुत्वाकर्षण बल एवं गुरुत्वीय क्षेत्र का अनुभव करते हैं, ठीक उसी प्रकार आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र एवं वैद्युत क्षेत्र का अनुभव करते हैं। इसको दूसरे प्रकार से भी कह सकते हैं कि वस्तु की वह मूलभूत विशेषता, यानी किसी वस्तु की यह एक मूलभूत विशेषता होती है जिसकी वजह से वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव दिखाई देते हैं। आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा I बराबर Q/T। I जहाँ विद्युत धारा है, Q क्या है, आवेश है, T क्या है, समय है। अर्थात विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। या इसको हम लिख सकते हैं, इसके नीचे एक मान कैंची गुणा करें तो ये हो जाएगा आपका Q बराबर IT, यानी कि वैद्युत आवेश बराबर वैद्युत धारा गुणे समय। हम यहाँ से वैद्युत आवेश का या आवेश का मात्रक लिख सकते हैं। तो इसका मात्रक जैसे I क्या है, एम्पियर है, तो धारा है, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। धारा का मात्रक होता है एम्पियर। और T क्या है, समय, समय का मात्रक होता है सेकेंड। अर्थात आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है, जिसे कूलाम भी कहते हैं, जिसे कूलाम भी कहते हैं, जिसे कूलाम भी कहते हैं। आवेश जो है एक अदिश राशि होती है। आवेश जो है एक अदिश राशि होती है, क्योंकि इसके लिए किसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, इसका मात्रक जो होता है कूलाम होता है। किस एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। लेकिन सीजीएस मात्रक जो होता है, सीजीएस मात्रक जो होता है वो स्टेट कूलाम होता है। सीजीएस मात्रक जो होता है वह स्टेट कूलाम होता है। इन दोनों में संबंध क्या होता है, एक कूलाम बराबर होता है, एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम, 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। और इसका सबसे बड़ा जो मात्रक होता है कूलाम का, वो आवेश का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वो फैरेड होता है। और इस एक फैरेड बराबर होता है 96,540 कूलाम। एक फैरेड बराबर 96,540 कूलाम। ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। आवेश जो होता है, स्थिर विद्युतिकी में जो आवेश होता है वो क्या होता है, अचर होता है। आवेश कैसा होता है, अचर होता है। बच्चों, आवेश अचर होने का मतलब है कि आवेश जो आवेश होता है वो वस्तु की गति पर निर्भर नहीं करता। अर्थात आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए आवेश क्या होता है, अचर होता है। बच्चों, आवेश को समझने से पहले हमें घर्षण विद्युत को भी समझना पड़ेगा। घर्षण विद्युत, घर्षण विद्युत। देखिए, यहाँ घर्षण का मतलब क्या हुआ, घर्षण का मतलब क्या हुआ, तो घर्षण जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ना, ये क्या कहलाता है, घर्षण कहलाता है। घर्षण, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ना क्या कहलाता है, घर्षण। देखिए, घर्षण विद्युत जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, घर्षण और प्लस विद्युत, घर्षण प्लस विद्युत। तो घर्षण दो शब्दों से मिलकर बना, घर्षण प्लस विद्युत। घर्षण का अर्थ हुआ कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ना, और विद्युत का अर्थ क्या हुआ, विद्युत का अर्थ वस्तुओं का वह गुण, वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण हल्की वस्तुओं में या हल्की वस्तुओं को, जिसके कारण हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। अर्थात हम घर्षण विद्युत को कह सकते हैं
कि वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करें। कब? जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाए तब। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाए तब। बच्चों, आज से लगभग 2500 वर्ष पहले यूनान के दार्शनिक थैलिस ने देखा कि अंबर को ऊनी वस्त्र से रगड़ने पर, अंबर को ऊनी वस्त्र से रगड़ने पर, देखिए अंबर क्या है? एक प्रकार का पदार्थ होता है। अंबर क्या होता है? एक प्रकार का पदार्थ होता है। तो उन्होंने क्या देखा कि जब अंबर को ऊनी वस्त्र से रगड़ते हैं तो अंबर में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। देखिए क्या किया गया कि अंबर को अगर ऊनी वस्त्र के साथ रगड़ा गया तो अंबर में क्या हुआ? हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। अर्थात अंबर, इसको हम कह सकते हैं, अर्थात अंबर क्या हो गया? विद्युतमय हो गया। अर्थात अंबर विद्युतमय हो गया। इसको हम इस प्रकार से कहें, अर्थात अंबर क्या हो गया? आवेशित हो गया। अर्थात अंबर क्या हो गया? आवेशित हो गया। इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि अगर कांच की छड़ को, यदि एक कांच की छड़ है, उसको हम ऊनी वस्त्र से रगड़ते हैं, उसको हम ऊनी वस्त्र से आपस में रगड़ते हैं। तो जब कांच की छड़ को ऊनी वस्त्र में आपस में रगड़ते हैं तो ये एक दूसरे क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसी प्रकार एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से आपस में रगड़ते हैं तो इन दोनों पर ये दोनों आपस में क्या एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रारंभ में वैज्ञानिकों को ये नहीं पता था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि इसके लिए उन्होंने किया, कांच की दो छड़ें ली, कांच की दो छड़ों को ऊनी वस्त्र से रगड़ा, कांच की दो छड़ों को ऊनी वस्त्र से रगड़ा, कांच की दो छड़ों को ऊनी वस्त्र से रगड़ा। तो उन्होंने देखा पहले कांच की छड़ और दूसरी कांच की छड़, क्योंकि यहाँ पे कांच कितनी छड़ें ली गई हैं? दो छड़ें ली गई हैं। तो दोनों कांच की छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, अर्थात इनके बीच कौन सा बल लग रहा है? प्रतिकर्षण बल लग रहा है। अर्थात इनके बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा है। इसी प्रकार एबोनाइट की दो छड़ को बिल्ली की खाल से जब आपस में रगड़ते हैं तो देखा गया कि अगर एबोनाइट की छड़ प्लस एबोनाइट की छड़, यानी दोनों छड़ों को अगर हम पास लाएं, एबोनाइट की दोनों छड़ों को अगर हम पास लाएं तो दोनों छड़ यहाँ पर भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात इनके बीच भी प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इस प्रकार वैज्ञानिकों ने बताया कि जब समान प्रकार की छड़ हो तो उनके बीच क्या है? प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो उन्होंने प्रयोग किया कि यदि एबोनाइट की छड़ को और कांच की छड़ को पास लाएं तो उन्होंने देखा कि कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़, कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ को वो पास लाएं तब
उन्होंने देखा कि दोनों क्षण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अर्थात इससे ये ज्ञात हुआ कि दोनों क्षणों के बीच जो है आकर्षण बल कार्य करता है। अर्थात इससे क्या ज्ञात हुआ, दोनों क्षणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। तो इस प्रकार वैज्ञानिकों ने क्या निष्कर्ष निकाला, इस प्रकार वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धन आवेश और नंबर 2 ऋण आवेश, ऋण आवेश। धन आवेश नंबर 1, नंबर 2 ऋण आवेश। बच्चों हमारा अगला टॉपिक है आधुनिक इलेक्ट्रॉन संकल्पना, आधुनिक इलेक्ट्रॉन संकल्पना, आधुनिक इलेक्ट्रॉन संकल्पना। देखो इसको इलेक्ट्रॉन संकल्पना को समझने से पहले हमें दो चीजें समझनी पड़ेंगी कि जैसे सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में जो परमाणु होता है, सामान्य अवस्था में जो परमाणु होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। सामान्य अवस्था में जो परमाणु होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई परमाणु है, तो जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है क्या, 11 होता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, 11, और प्रोटॉनों की संख्या भी क्या होगी, 11 होगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश। तो ऋण आवेशों की संख्या 11, धन आवेशों की संख्या 12। तो ये 11 ऋण आवेश 11 धन आवेश को आपस में क्या करते हैं, निरस्त करते हैं। इस प्रकार सामान्य अवस्था में परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। जो परमाणु होता है इसके मध्य भाग में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच, जैसा हम जानते हैं कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच एक प्रबल नाभिकीय बल कार्य करता है। अगर यह प्रबल नाभिकीय बल जिन इलेक्ट्रॉनों के बीच नगण्य होता है, यह प्रबल नाभिकीय बल जिन इलेक्ट्रॉनों पे कार्य नहीं करता है, नगण्य के बराबर कार्य करता है, तो उन इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। उन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेशवाहक का कार्य करते हैं, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेशवाहक का कार्य करते हैं। जो हम आधुनिक इलेक्ट्रॉन संकल्पना को इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे सोडियम, अगर हम सोडियम एक उदाहरण लें तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है, 11 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो कितनी, 11, और प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 11 होगी। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 2, 8 और 1। तो सोडियम को अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए कि या तो यह अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दे, या किसी दूसरे परमाणु से 7 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, ग्रहण कर ले। तो आसान क्या है कि यह अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या है, दूसरे को दान दे दे। अगर यह इलेक्ट्रॉन दूसरे को देता है तब बाद की स्थिति क्या होगी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी कितनी हो जाएगी, 10। ये एक इलेक्ट्रॉन उसने दान दे दिया, और प्रोटॉनों की संख्या बचेगी 11। प्रोटॉनों की संख्या वही है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कितना कम है, 1 कम है भाई। प्रोटॉनों की संख्या 11 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है। अर्थात जो सोडियम था उसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। तो अब यहाँ पे धन आवेश की संख्या देखिए, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को निरस्त करेंगे तो धन आवेश की संख्या 1 बढ़ेगी, तब सोडियम पर कौन सा आवेश हो जाएगा, धन आवेश हो जाएगा। अर्थात हम ये यहाँ पे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण,
भाई इलेक्ट्रॉन क्या किया इसने, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का दान दे दिया, जो दूसरे को दे दिया, तब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण किसी वस्तु पर कौन सा आवेश होता है, धन आवेश होता है। इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण किसी वस्तु पर धन आवेश होता है। इसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 17 होता है। तो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा 2, 8 और 7। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 है, प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 17, क्योंकि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। अब क्लोरीन का अष्टक पूरा करने के लिए इसको क्या करना है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु को दान दे दे, या किसी दूसरे परमाणु से या किसी पदार्थ से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। तो इसमें आसानी क्या होगी कि यह एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। जब यह एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो उसके बाद की स्थिति क्या होगी, तब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जैसे भी 17 है तो एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया, तब इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 18, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी हुई, 17। तो यहाँ देखिए 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त करेंगे, तब भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक अधिक है। कितनी अधिक है, एक अधिक है। तो क्लोरीन पर कितना हो जाएगा, एक ऋण आवेश हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, ऋण आवेश उत्पन्न होता है, और इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धन आवेश उत्पन्न होता है। तो इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब रेशम के कपड़े को कांच की छड़ के साथ आपस में रगड़ते हैं, तब कांच की छड़ से रेशम के कपड़ों पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है। अर्थात जब रेशम के कपड़ों को कांच की छड़ पर रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन आ गए रेशम के कपड़े पर। कोई भी पदार्थ हो पहले कैसा होता है, उदासीन होता है। कोई भी पदार्थ पहले कैसे होता है, उदासीन होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन उदासीन का मतलब कि वहां धन आवेशों की संख्या ऋण आवेशों की संख्या के बराबर है। तो जब कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर आए तो रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, रेशम की कपड़ों पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, और कांच के छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉनों की कमी अर्थात धन आवेशों की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। तो इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि अगर रेशम के कपड़े को कांच की छड़ से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, रेशम के कपड़े पर। तो इस प्रकार रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है और कांच की छड़ जो होती है धन आवेशित हो जाती है। इन दोनों अवस्थाओं में देखिए, किसी वस्तु, किसी परमाणु या वस्तु या पदार्थ का ऋण आवेशित होना या धन आवेशित होना केवल किस पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉन पर ही निर्भर करता है। अर्थात दोनों घटनाओं में उत्तरदायी कौन होता है, उत्तरदायी अगर कौन है, कोई है तो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। दोनों घटनाओं में जो उत्तरदायी है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। देखिए ये जो आधुनिक इलेक्ट्रॉन संकल्पना है ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही दी गई है। इसी प्रोटॉन के आधार पर आवेश की संकल्पना नहीं दी जा सकती, आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर नहीं दी जा सकती है। क्यों नहीं दी जा सकती, उसका एक कारण है, इसको हम नोट पॉइंट में लिख सकते हैं। जैसे जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कई गुना अधिक होता है। पहली बात तो प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कई गुना अधिक होता है। और प्रोटॉन कहाँ होता है, प्रोटॉन जो होते हैं वो कहाँ होते हैं,
नाभिक में होते हैं, परमाणु के भीतर नाभिक में होते हैं, और नाभिक में प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच प्रबल नाभिकीय बल लगता है। प्रबल नाभिकीय बल लगता है। ये दोनों आपस में एक प्रबल बल से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इस प्रकार हम प्रोटॉन के आधार पर आवेश की संकल्पना नहीं दे सकते। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि प्रोटॉन के आधार पर आवेश की संकल्पना क्यों नहीं देते हैं, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे प्रोटॉन के आधार पर आवेश की संकल्पना इसलिए नहीं देते क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से अधिक होता है, और नाभिक के भीतर प्रोटॉन और प्रोटॉनों के बीच प्रबल नाभिकीय बल कार्य करता है। हमारा अगला टॉपिक है आवेश के गुण अर्थात आवेश की विशेषताएं। तो इसकी पहली विशेषता है, इसको हम लिखते हैं आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, तो जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक धन आवेश और नंबर दो ऋण आवेश। ऋण आवेश, देखिए सजातीय आवेश जो होते हैं, सजातीय आवेश, सजातीय आवेश का मतलब है कि समान प्रकार के आवेश, समान प्रकार के दो आवेश, समान प्रकार के आवेश। जैसे कोई आवेश है प्लस, दूसरा भी आवेश प्लस में है, कोई आवेश है माइनस, दूसरा भी आवेश क्या है, माइनस में। तो ये क्या हुए, समान प्रकार के आवेश। और समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और जो विजातीय आवेश होते हैं, विजातीय आवेश, ये होते हैं असमान प्रकार के आवेश। असमान प्रकार के आवेश, असमान प्रकार के आवेश, जैसे अगर कोई आवेश एक प्लस में है दूसरा माइनस में, या कोई पहला माइनस में है दूसरा प्लस में, तो इस प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हमारा दूसरी विशेषता, इसकी आवेश की दूसरी विशेषता है कि आवेशों का बीजगणितीय योग, आवेशों का बीजगणितीय योग किया जा सकता है। बीजगणितीय योग किया जा सकता है, अर्थात आवेशों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आवेश के मान दिए हैं 4 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम। तो इसको हम जोड़ सकते हैं, जैसे 4 माइक्रोकूलम प्लस 3 माइक्रोकूलम, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस में 2 माइक्रोकूलम और प्लस में 10 माइक्रोकूलम। तो 4 + 3 + 10, प्लस वाले पहले ऐड करेंगे, तो 4 + 3 7, 7 + 10 17, 17 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम, तो ये आपका आ गया 15 माइक्रोकूलम, 15 माइक्रोकूलम। तो इस प्रकार हम आवेश को जोड़ और घटा सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है, अगला विशेषता है आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण। देखिए आवेश संरक्षण का मतलब हुआ कि जो प्रकृति में जो आवेश पाया जाता है, यानी प्रकृति में पाया जाने वाला आवेश, प्रकृति में पाया जाने वाला जो आवेश होता है वो संरक्षित रहता है। क्या रहता है, संरक्षित रहता है। यानी जो प्रकृति में जो कोई भी आवेश हो वो हमेशा क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। अर्थात आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। हमारा इसका अगली विशेषता जो है, इसकी अगली विशेषता जो है आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण, ये बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पूछा जा सकता है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी एक नंबर में आते हैं। तो आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है, पहले इसको थोड़ा
समझ लेते हैं। जैसे कोई किसी वस्तु किसी आवेश वस्तु पर किसी भी वस्तु पर प्रकृति में जो भी न्यूनतम आवेश होता है, या हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति में पाया जाने वाला न्यूनतम आवेश ये होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। अगर ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, अगर है ये इलेक्ट्रॉन के लिए तो ये माइनस में हो जाएगा, और अगर प्रोटॉन के लिए है तो ये प्लस में हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए है तो माइनस में, और प्रोटॉन के लिए है तो प्लस में हो जाएगा। तो प्रकृति में जो न्यूनतम आवेश होता है कितना होता है? 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। अब जैसे किसी वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन है तो उस पर आवेश उस वस्तु पर आवेश ये कितना हो जाएगा? उस वस्तु पर आवेश हो जाएगा आपका 1e। अगर दो इलेक्ट्रॉन है वस्तु पर दो इलेक्ट्रॉन है तो उस वस्तु पर आवेश जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2e। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है वस्तु पर तो उस वस्तु पर आवेश जो हो जाएगा 3e। इसी प्रकार अगर उस वस्तु पर n इलेक्ट्रॉन है तो उस पर आवेश की जो कुल मात्रा होगी वो हो जाएगी Ne। और अगर इलेक्ट्रॉन के लिए है तो माइनस में, और प्रोटॉन के लिए है तो प्लस में, इसलिए यहाँ पे क्या लगाते हैं? प्लस माइनस Na। अर्थात हमारा हो गया फार्मूला Q बराबर, आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से। Q बराबर प्लस माइनस Na। तो यही क्या है? आवेश का क्वांटमीकरण है। यही हमारा क्या है? आवेश का क्वांटमीकरण है। तो पूर्वोक्त आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे आवेश को 1/2e या 3/2e, 5/2e, इस प्रकार हम इसे नहीं लिख सकते, ऐसा हम नहीं ले सकते। आवेश हमेशा किस में रहेगा? जैसे 1e, 2e, 3e, 4e, हमेशा इसी प्रकार ही आवेश को लिया जाएगा। यही क्या है? आवेश का क्वांटमीकरण। अर्थात हम कह सकते हैं कि आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। बच्चों ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। बच्चों हमारी ये वीडियो आपको कैसे लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।